महाराष्ट्र का एक रीजन है कोकण, जो महाराष्ट्रियन लोगों में काफ़ी फेमस है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से भी होंगे तो भी शायद आपने इस हिस्से का नाम पहले कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जो नेचर के काफ़ी करीब है, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यही कोकण रीजन एक और चीज़ के लिए भी बदनाम है। कहते हैं कि इस एरिया में ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अब मुझे पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं आया था, मैं भी इस एरिया में काफ़ी घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, उनके साथ ही घटनाएं भी सुनी हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ जो मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया था। मैं जिस गांव में रहता हूँ उसी गांव में मेरे दोस्त अशफाक का एक गैरेज है। उसी गैरेज पर उसके मामा मनसूब अंसारी भी काम करते हैं। मेरी उनसे भी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं अपनी गाड़ी लेकर उसके गैरेज पर गया। अब एक ही गांव में होने के बावजूद हम बहुत दिनों के बाद मिले थे। हम दोनों अपने काम में काफ़ी बिजी रहते थे, तो कई दिनों तक हमारी बात भी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उस दिन मुझे देखकर अशफाक को बहुत अच्छा लगा। उसके पीछे काफ़ी काम था, इसके बावजूद उसने अपना काम छोड़ा और वो मेरे पास आकर बैठ गया और उसने चाय मंगाई। पहले हमने चाय पी और फिर उसने मेरी गाड़ी को देखा और कहा कि घंटे भर का काम है, गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब 1 घंटा ज़्यादा नहीं था तो मैं वहीं बैठ गया। अशफाक गाड़ी का काम कर रहा था और मैं वहीं पर बैठकर उससे बातें करने लगा। तभी वहाँ पर उसके मामा जी मनसूब भाई भी आ गए। उनकी उम्र कुछ 40-45 साल की होगी और वो बहुत दिलखुलास आदमी थे। वो भी वहाँ आकर बैठ गए और फिर हमारी इधर उधर की बातें शुरू हुई। बातों बातों में वो बताने लगे कि वो पहले एक ड्राइवर थे, लेकिन बाद में उन्होंने गाड़ी भी बेच दी और अशफाक के साथ वो गैरेज पर काम करने लगे। इसका रीज़न जब मैंने पूछा तब उन्होंने पहले तो बात को टालने की कोशिश की। उनका चेहरा साफ बता रहा था कि कुछ तो अजीब बात ज़रूर थी, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। मैंने भी उनसे ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि पहले मुझे लगा कि कोई पर्सनल रीज़न होगा, लेकिन फिर उनको लगा कि उन्हें मुझे वो किस्सा बताना चाहिए। क्योंकि मैं भी काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे अनजान लोग हमें मिल सकते हैं और वो कितना खौफनाक एक्सपीरियंस हमें दे सकते हैं। और फिर उन्होंने वो इंसिडेंट मुझे बताना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। तब हम हमारे गांव में रहते थे जो कोकण में था। वहाँ पे हमारा खुद का बड़ा घर था। उसमें अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई, भाभी और मेरी बेगम रुखसार, हम सब एक साथ रहते थे। पहले मैं रिक्शा चलाता था और फिर बाद में मैंने एक टेम्पो खरीदा, क्योंकि ऑटो चलाने में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन टेम्पो से लगेज की डिलीवरी में काफ़ी अच्छा पैसा था, इसलिए मैंने टेम्पो खरीद लिया। जब से टेम्पो खरीदा था तब से धंधा भी अच्छा हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ, मैंने मेरा टेम्पो ही बेच दिया। और आज भी जब भी कभी मैं ड्राइविंग करता हूँ तब मुझे वही किस्सा याद आ जाता है। हुआ यूँ था कि एक दिन शाम के कुछ 5 बजे थे, तो मुझे एक दुकान से फ़ोन आया। वहाँ कोई कस्टमर आया था तो उसके सामान की डिलीवरी करनी थी। मैंने उसी वक्त अपना टेम्पो निकाला और उस दुकान पर पहुँचा। तो उस दुकान में ना एक बूढ़ी औरत आई थी और उसने कुछ सामान खरीदा था और वो सामान मुझे उसके गांव में लेकर जाना था। अब मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि क्योंकि एक तो वो औरत ना, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और उसने जो सामान लिया था उसमें एक बड़ा टीवी था, एक फ्रिज था और भी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी। तो मुझे पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे इससे क्या। मैंने उस औरत से पूछा कि डिलीवरी कहाँ करनी है, रेट फिक्स किया और सारा सामान अपने टेम्पो में रखवाया। वो औरत मेरे साथ मेरे बगल में ही बैठ गई और फिर हम वहाँ से ठीक शाम 6 बजे निकल गए। मैंने उसके गाँव का नाम पूछा तो उसने कहा कि मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वो जैसे जैसे रास्ता बता रही थी मैं वैसे ही टेम्पो चला रहा था। मुझे पहले लगा था कि 20-25 किलोमीटर का रास्ता होगा, मतलब मैं वो सामान पहुंचाकर 9 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। लेकिन हम चले ही जा रहे थे और उस औरत का गांव आ ही नहीं रहा था। जब मैंने मीटर की तरफ देखा तो हम ऑलरेडी 30 किलोमीटर आ चुके थे, लेकिन अभी तक उसके गांव का कोई अता पता नहीं था। मैंने उस औरत से पूछा, दादी आप रास्ता तो नहीं भूल गए ना, क्योंकि हम 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। इस पर वो बोली कि अरे बाबा, हम कच्चे रास्ते से जाते तो 1 घंटे में पहुंच गए होते। अब मैंने उस वक्त उसकी इस बात पर यकीन किया और बाद में मुझे पता चलने वाला था कि यही मेरी बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी।
आगे जाकर सामने बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, दूर दूर तक अंधेरा और रास्ता पूरा सुनसान। उस रास्ते पर कोई गाड़ी तो छोड़ो, लेकिन कहीं कोई लाइट तक नहीं दिख रही थी। मैंने घड़ी देखी, टाइम देखकर तो मुझे शौक ही लगा, क्योंकि उस समय रात के 10 बज चुके थे। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने जैसे ही उस औरत से कहा कि क्या मजाक किया है दादी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका गांव इतना दूर है? आप तो बोल रहे थे कि हमें सिर्फ 25 किलोमीटर जाना है। अब मेरी बात सुनकर ना वो जोर जोर से हंसने लगी और बोले कि गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा, तुम्हारे जितने पैसे होंगे वो तो मैं तुम्हें देने ही वाली हूँ ना। अब उसकी इस बात पर मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आया, और उसकी उम्र देखकर मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था, तो मैंने टेम्पो चलाना शुरू रखा और आखिर में रात के 11 बजे हम उसके गांव में पहुंच गए। वो औरत मुझे जिस गांव में लेकर गई थी वो बड़ा ही अजीब था। उसमें मुश्किल से 10 से 15 घर होंगे, और तो और उस गांव में लाइट तक नहीं थी, पूरा अंधेरा था वहां पर। मैंने उस औरत से पूछा कि कितना अंधेरा है यहाँ पर। मेरी बात पर उसने आंखें ऊपर करके मेरी तरफ देखा और कहा, हमारे गांव में बिजली नहीं आती। अब ये सुनकर मुझे और गुस्सा आया कि एक तो 25 किलोमीटर बोलकर ये औरत मुझे करीब 40 किलोमीटर लेकर आई थी, ऊपर से गांव का नाम नहीं बताया और ना ही कोई पता। झूठ बोलकर मुझे इतनी दूर लेकर आई और अब मजाक कर रही है कि उसके गांव में बिजली नहीं है। अगर बिजली नहीं होती तो इस सामान का ये औरत क्या करने वाली थी? मैं ये सब सोच ही रहा था, उतने में उसने मुझे कहा कि यहाँ आगे ना रास्ते पर गाड़ी रोक दो, मेरे घर तक गाड़ी नहीं जाएगी। उसके बाद मैंने टेम्पो एक कच्चे रास्ते पर ही रोक दिया। फिर वो औरत टेम्पो से बाहर उतरी और कहीं पर चली गई, और थोड़ी देर बाद एक आदमी को उसने भेज दिया वो सामान उतारने के लिए, और वो खुद उसके घर के अंदर चली गई। एक्चुअली वो तो घर था ही नहीं, वो तो एक झोपड़ी थी। वो आदमी और मैं, हम दोनों टेम्पो से वो सामान नीचे उतारने लगे। मैं ये सोच रहा था कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये औरत इस सामान का क्या करेगी। उतने में मैंने देखा कि उस झोपड़ी का दरवाजा भी बहुत छोटा था, इतना छोटा कि वो सामान भी अंदर नहीं जाने वाला था, इसलिए वो सारा सामान हमने बाहर ही रख दिया। उतने में क्या हुआ, जो आदमी वो सामान उतारने के लिए आया था वो धीरे से मेरे पास आया और उसने मेरे कान में बोला, क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। यहाँ ज्यादा देर मत रुको, जल्दी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होगा। ऐसा कुछ बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। पता नहीं सच बोल रहा था या झूठ। मुझे तो पहले ऐसा लगा कि उसी औरत ने उसे ऐसा बोलने के लिए कहा होगा ताकि मैं डर कर चला जाऊं और उसे पैसे ना देने पड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नहीं, वो आदमी जो बोलकर गया था और उस औरत का जो बिहेवियर मैं देख रहा था, जिस तरह से वो बात कर रही थी और जिस गांव में वो मुझे लेकर आई थी, ये सब कुछ नज़रअंदाज करने वाला तो बिल्कुल नहीं था। मैं इतना घूमने फिरने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी ना इस गांव के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मेरे पैसों का क्या? मैं उसकी झोपड़ी के पास गया और बाहर से ही उसे आवाज़ देकर कहा, दादी मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर वो औरत गुस्से से लाल होकर बाहर आई और बोलने लगी, क्या कहा तुमने? जाना है तुम्हें? यहाँ मैं तुम्हारे लिए मुर्गी काट रही हूँ और तू जाने की बात कर रहा है। कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले खाना खाओ, बाद में देखते हैं। मैंने उससे कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो आप, और ये क्या जबरदस्ती है? मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना, मुझे मेरे पैसे दे दो और मुझे जाने दो, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वो पहले से और गुस्से में बोलने लगी, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते जब तक मैं ना कहूँ। अब मुझे उसकी बातें सुनकर डर लगने लगा। मैं इस पर कुछ नहीं बोला। तभी मेरी नजर ना उसके झोपड़ी के अंदर गई। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से बैठे थे, जैसे कि उन्हें उस घर में जबरदस्ती बिठाया हो, और वो एक दूसरे से ना कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। तभी मुझे समझ में आया कि थोड़ी देर पहले वो आदमी जो बोल रहा था वो शायद सच था। मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कितना बेवकूफ था मैं जो उस आदमी पर भरोसा नहीं किया, और थोड़ी देर अगर मैं यहाँ पर रुका तो पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा, और पता नहीं ये औरत है कौन, सच में औरत है भी या फिर कोई चुड़ैल। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मेरे साथ क्या हुआ ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर मैं चुपके से टेम्पो के अंदर गया और टेम्पो स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने टेम्पो स्टार्ट किया वैसे ही वो औरत भागती हुई बाहर आई और जोर से बोलने लगी, कहाँ भाग रहा है तू?
मेरे इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इस बार ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि जैसे कोई उस गांव में उसके आसपास उसे कोई सुनने वाला था ही नहीं। यह देखकर मैं बहुत डर गया, लेकिन फिर भी मैंने टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल गया। मैं टेम्पो बहुत स्पीड से चला रहा था। थोड़ी ही देर में मैं उस गांव के बाहर आ गया, लेकिन अभी भी मैं कच्चे रास्ते पर ही चल रहा था। 5-10 मिनट के बाद पता नहीं कैसे, लेकिन गाड़ी के दोनों हेडलाइट ऑफ हो गए। सामने सिर्फ अंधेरा था और मैं वैसे ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि गाड़ी रोकने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मन ही मन में सोच रहा था कि गाड़ी रोकने से अच्छा है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आगे चलाता रहूं। मुझे अब मेरे घर वालों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और मेरी रुखसार, वो तो जब तक मैं घर नहीं जाता तब तक वो खाना भी नहीं खाती। और जो कुछ भी अभी हो रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा घर पर पहुंच भी पाऊंगा। मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बहुत देर तक मैं ऐसे ही चलता रहा। मुझे इतना तो पता था कि उस गांव से निकले हुए बहुत वक्त हो चुका था, लेकिन फिर मुझे उस औरत की आवाज़ सुनाई दी। एक तो मैं पहले से ही डरा हुआ था और वो आवाज़ सुनकर तो मेरे हाथों ने स्टीयरिंग ही छोड़ दिए। मैं यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही थी। चिल्लाती आवाज़ में वो बोल रही थी कि कहा था ना मैंने, यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर भी तुम भाग रहे थे। यहाँ पे हर कोई मेरी सुनता है और जो मेरी नहीं सुनता उसको मैं मार देती हूँ। अब तू भी नहीं बचेगा। ये सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और फिर आगे जो मैंने देखा वो देख के तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि उस औरत की वो आवाज़ टेम्पो के दरवाजे के पास से ही आ रही थी, जैसे वो औरत टेम्पो के साथ चल रही हो। वहाँ पर इतना अंधेरा था, फिर भी उसका वो डरावना चेहरा मुझे साफ तौर से दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरी सांस फूलने लगी थी। ऐसा लगा कुछ ही पल में मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैंने खुद से कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। ये सोचकर मैं गाड़ी भगा रहा था। तभी मैंने देखा कि थोड़ी ही दूरी पर लाइट दिखाई दे रही है, मतलब कोई गांव पास में ही था। वो देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने टेम्पो की स्पीड बढ़ाई और आखिर में मेरा टेम्पो उस गांव में पहुंच गया। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा, वो औरत, उसकी वो डरावनी आवाज़ और वो खौफनाक चेहरा अचानक से गायब हो गया। अब जाकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन मेरा डर कम नहीं हुआ था। अगर वो औरत वापस आई तो, ये सोच के मैंने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की। आगे रास्ते पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा। वहाँ मैंने टैंक में डीजल भरा और जैसे ही वहाँ से मैंने टेम्पो निकाला, मैंने उसे मेरे घर के सामने ही जाके रोका। वहाँ जाकर मैंने मेरा घर देखा, खुद को देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा था। टेम्पो की आवाज़ सुनकर रुखसार दरवाज़ा खोल के बाहर आई। वो मुझसे कुछ बात कर रही थी, लेकिन मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। रुखसार बोली, अरे आपको तो तेज़ बुखार है, बस यही सुना था मैंने। उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं। 2 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और ये जो कुछ भी हुआ था ये सब मैंने घर वालों को बताया। ये सुनने के बाद सब ने मुझे यही कहा कि अब तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, और बस तब से ही ड्राइवर की लाइन मैंने छोड़ दी और वो गाँव भी। मनसूब भाई ने अपनी कहानी ख़त्म की और वो वहाँ से उठकर चले गए। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके साथ ये जो कुछ भी हुआ था ये सुनकर मैं भी बहुत शॉक था। काला जादू, जादू टोना, इनके बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन किसी जानने वाले से नहीं। इसलिए उन बातों पर कभी मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब मनसूब भाई के मुंह से सुनी इस घटना के बाद मेरी सोच बदलने वाली थी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसी ही सच्ची हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।